वेलकम दोस्तों। आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी और इटली का एकीकरण दोनों साथ साथ हुआ। यही जो है जर्मनी है और इसके एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और यह जर्मनी का जो है एक अद्भुत नज़ारा है। यह जर्मनी का एक ऐतिहासिक स्थल है। आधुनिक युग में जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। आधुनिक युग में जर्मनी जो था वह टूटा हुआ राज्य था, जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। जर्मनी में जो है विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का बैकग्राउंड के निर्माण का जो श्रेय है वह नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने ही 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह जो है जर्मनी को जीतकर जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी। तो ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यहाँ से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जब नेपोलियन यूरोप पर आक्रमण किया था तो वहीं से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथ ही साथ जर्मनी में भी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। जर्मनी जो था वह दो खंडों में विभक्ति था। धर्म के आधार पर दो खंडों में विभक्ति था। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंटवाद के जो मतावलंबी थे, यानी प्रोटेस्टेंटवाद के मानने वालों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। और जो दक्षिणी जर्मनी था वहां पे कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंटवाद के मानने वालों की संख्या अधिक थी और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुल राज्यों यानी कैथोलिक धर्म के मानने वालों की संख्या अधिक थी। इस तरह से दोनों के बीच मतभेद था, जहां सभी मिलते थे। दक्षिणी जर्मनी में जो कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट थी वह जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। इसी दौरान चूंकि जो है दोनों के बीच मतभेद था, उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी के बीच, इसलिए एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं आ रहा था। उन दोनों के बीच मतभेद था। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि लोगों ने कविताओं के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से जर्मनी के अतीत को बताया, जर्मनी के गौरव को बताया, जिसके चलते जर्मन के लोगों को राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। जर्मन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि जर्मन राष्ट्रवादियों ने बढ़ावा दिया हुआ था। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। इन लोगों का तो योगदान था ही, जो कविता के माध्यम से, उसके बाद साहित्य के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से जर्मनी के अतीत को, जर्मनी के गौरवमयी इतिहास को बढ़ावा दिया, जिसके चलते जर्मन राष्ट्रवाद की बढ़ावा हुई। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का एना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। जो छात्र राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसका केंद्र जर्मनी का एना विश्वविद्यालय था, जो वाइमर राज्य में था। इसी बीच 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने, यहाँ पे जर्मन होगा, जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालबेरी नामक आर्थिक संघ बनाया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो शुरू में जो है वह जर्मनी में जर्मन राष्ट्रवाद की कमी थी, जिसके कारण वहां के लोग जो है वह विभिन्न प्रकार के विषमताएं में बंधे हुए थे। वहां के लोग कभी एकजुट नहीं थे। धर्म के आधार पर या राजनीति के आधार पर वहां पे बहुत सारी विभिन्नताएं थी। जैसे उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंटवाद को मानने वालों की संख्या अधिक थी और दक्षिण जर्मनी में
के मानने वालों की संख्या अधिक थी, जिसके चलते इनके विचार नहीं मिल रहे थे और एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं आ रहा था। इसी बीच जो है बुद्धिजीवियों, किसानों और कलाकारों का उदय हुआ, जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट और जैकब ग्रिम आदि ने कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया। उसके बाद शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों ने भी जमकर आंदोलन चालू कर दिए, जिसका केंद्र एना विश्वविद्यालय था जो वाइमार राज्य का था। और इसी बीच 1834 ईस्वी में जर्मनी के व्यापारियों ने आर्थिक समानता के लिए इन्होंने भी एक जालबेरी नामक संस्था का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य जो था वह आर्थिक व्यापारिक समानता लाना, और यह भी जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। जब फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो उस समय जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का हवा जो है वह कुछ जरूर दी गई, लेकिन उसे जो है दबा दिया गया। फिर 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी किया। मेटरनिख युग कब से कब माना जाता है तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिख युग माना जाता है। जब 1848 की क्रांति का दौर आया तो ऑस्ट्रिया छोड़कर मेटरनिख को भी भागना पड़ा। इस तरह से 1848 ईस्वी में मेटरनिख युग का अंत हो गया और जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया का प्रभाव कम हो गया। इसी बीच जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। फ्रैंकफर्ट में जर्मन राष्ट्रवादियों ने 1848 ईस्वी में पुराने संसद की सभा को बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया, चूंकि जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि मेटरनिख युग का अंत हो गया। मेटरनिख का अंत 1848 ईस्वी में हो गया। इस तरह से ऑस्ट्रिया का प्रभाव कुछ कम हो गया, जिसके चलते पूरा कम नहीं हुआ है, कुछ कम हो गया, जहां यह निर्णय लिया गया। उसके बाद जो है जर्मन राष्ट्रवादियों ने 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। यानी वहां पे यह निर्णय लिया गया फ्रैंकफर्ट में कि पर्सा का जो शासक होगा फ्रेडरिक विलियम, यह जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। लेकिन फ्रेडरिक विलियम जो था वह एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। रूढ़िवादी का अर्थ बता दिया गया है। रूढ़िवादी का मतलब जो प्राचीन परंपरा से चली आ रही है उसी को मानना, उसी को रूढ़िवादी कहा जाता है। और निरंकुश का मतलब होता है जनता की परवाह किए बिना अपनी चलाना, बिना किसी नियम कानून का पालन किए हुए अपनी जो है आदेश को चलाना, यही निरंकुशवाद कहलाता है। तो जो फ्रेडरिक विलियम था वह निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का था। उसने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। यह जो जर्मनी का एकीकरण था उसको मानने से इनकार कर दिया। पर्सा भी मानता था जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। पर्सा जो था वह अपना सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। फ्रेडरिक विलियम था, इसने जो है अपना सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि ये लोग भी मानते थे कि जर्मनी का एकीकरण इन्हीं के अधीन होना है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक विलियम का देहांत हो गया। फ्रेडरिक विलियम जो निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का था, यानी प्राचीन विचार का था, पुरातन व्यवस्था को मानने वाला था, और इसका अंत हो गया, यह मर गया। उसके बाद इसका भाई विलियम पर्सा का शासक बना। विलियम जो था वह काफी अच्छा शासक था। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। कौन? तो फ्रेडरिक विलियम का भाई, जिसका नाम विलियम था। अब हम लोग जानेंगे जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को हम लोग जानेंगे। तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था
वह जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। यानी जो बिस्मार्क था उसका मानना था कि सैन्य शक्ति के सहायता से ही जर्मनी के एकीकरण की जा सकती है। यानी सेना की क्षमता को बढ़ाकर ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा। पर्सा जो था वह ऑस्ट्रिया से, पर्सा जो था वह जर्मनी का ही एक भाग था, जर्मनी का एक हिस्सा था। वर्तमान में पर्सा में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन उस समय जो है जर्मनी का एक हिस्सा था और पर्सा ही जर्मनी का एकीकरण कर रहा था। तो पर्सा जो था वह ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा। यानी जो जर्मनी था, पर्सा जो था वह जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए पर्सा का जब क्षमता बढ़ेगा, सैन्य शक्ति बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जर्मनी का बढ़ेगा, क्योंकि पर्सा जो था उस समय एक जर्मन राज था और पर्सा किसी भी मामले में ऑस्ट्रिया से कम नहीं रहा, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य जो बाध्य था वह ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। इसलिए इसने यानी बिस्मार्क ने अपने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और यह ऑस्ट्रिया को पीछे छोड़ दिया। यानी ऑस्ट्रिया के बराबरी इसने कर लिया, किसी भी मायने में ऑस्ट्रिया से कम नहीं रहा। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में, अब बिस्मार्क एक कूटनीतिक था और इसने एक चाल चला। उसने कौन सी चाल चला? तो उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। बिस्मार्क जो था वह ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया, कहा कि चलो हम दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं सेल्सविग और होल्स्टीन पर, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। इन दोनों ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। जीत के बाद सेल्सविग पर्सा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, जीत गए। ऑस्ट्रिया और जो बिस्मार्क की सेना थी, इन दोनों ने मिलकर डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, डेनमार्क पर हमला कर दिया, जिसके चलते यह जीत गए और सेल्सविग जो था वह पर्सा को हो गया, यानी वह जर्मनी को मिल गया और होल्स्टीन जो था वह ऑस्ट्रिया को मिल गया। अब देखिए बिस्मार्क कौन सी चाल चल रहा है। अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। पर्सा जो था उस समय जर्मनी का एक राज्य था। सेल्सविग जो था वह पर्सा को मिला हुआ था और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला हुआ था। इसलिए पर्सा जो है जानबूझकर जो है क्या किया, होल्स्टीन के लोगों को भड़का दिया और चूंकि वहां पे जर्मनों की संख्या अधिक थी, इसलिए वहां के लोगों को भड़का दिया, राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। किसके? तो वह होल्स्टीन में, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करके कहां जाना था? तो होल्स्टीन जाना था। पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया जो था जीता हुआ क्षेत्र था ऑस्ट्रिया का, और बाद में जो है उसी जीता हुआ क्षेत्र पर पर्सा जो है उसको घुसने नहीं दे रहा था। इससे जो है ऑस्ट्रिया अपमानित हुआ और बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी भी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। फ्रांस को कुछ नहीं बोलना है जब ऑस्ट्रिया और पर्सा की युद्ध होगी तो। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा कर लिया था। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा की युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए क्या हुआ। तो बिस्मार्क जो था वो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण सेल्सविग जर्मनी को मिल गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिल गया। होल्स्टीन में जर्मन की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने यानी जो बिस्मार्क था उसने होल्स्टीन के लोगों को भड़का दिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया ने जब सेना भेजा तो जो पर्सा था उसने रोक लिया। जो पर्सा था उसने ऑस्ट्रिया की सेना को रोक दिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया अपमानित हो गया और अपमानित होकर उसने क्या कर दिया, पर्सा पर ही हमला कर दिया। अतः ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी। उधर से इटली हमला कर दिया और इधर से जो है पर्सा ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया।
इस तरह से 1866 ईस्वी में सेडोवा की लड़ाई में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से फंस गया और पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुई थी? तो यह युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया था। नेक्स्ट है, बाकी जो है जब ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म हो गया तो जर्मनी का 2/3 भाग जो है एकीकृत हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। इसने जो है फ्रांस को लालच दिया था कि हम तुमको जमीन देंगे, बदले में पर्सा और ऑस्ट्रिया का जब युद्ध होगा तो तुमको कुछ नहीं बोलना है। और बाद में जो है यह पारी ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया और फ्रांस को भी हरा दिया। बिस्मार्क जो था वह काफी कूटनीतिक था और अपनी कूटनीति की मदद से उसने जो है जर्मनी को एकीकृत कर दिया, क्योंकि जर्मनी का दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर पर्सा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और पर्सा ने इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा पर्सा से। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। जर्मनी में फ्रांस के खिलाफ विद्रोह शुरू होने लगे। स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर 19 जून 1870 को फ्रांस अपमानित होकर उसने जो है यानी फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन, वह अपमानित होकर पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन की लड़ाई में फ्रांस का भी जर्मनी पर से कब्जा खत्म हो गया और इस प्रकार सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति का पतन और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 ईस्वी तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। इस तरह से जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया का भी हस्तक्षेप खत्म हो गया और फ्रांस का भी हस्तक्षेप खत्म हो गया। सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया जर्मनी और सेडोन के युद्ध में फ्रांस को पराजित किया। इस तरह से जो है जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में यह एक स्थान पाया। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा, इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ा? तो जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया, यानी इसके प्रभाव के कारण ही ओटोमन साम्राज्य का भी अंत हो गया और जर्मनी राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर ही हंगरी में, उसके बाद बोहेमिया में और यूनान में भी स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। यह जर्मन राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। अब हम लोग जानेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ था। तो यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यूनान जो है वह साहित्य के मामले में काफी आगे था। विचार, दर्शन, कला और चिकित्सा विज्ञान के मामले में, औषधि के मामले में यूनान जो था वह काफी आगे था। इसलिए जो भी यूरोपीय कंट्री थे सब यूनान के साथ थे, सब यूनान के स्वतंत्रता के पक्षधर थे, यूनान के स्वतंत्रता के साथ थे। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान पर तुर्की राज्य का कब्जा था। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी। फ्रांसीसी क्रांति से ही यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, चूंकि यहाँ के लोगों ने सोचा कि इटली, जर्मनी में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, संस्कृति के लोग जब एकजुट हो सकते हैं, जब वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यूनान में धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, इसलिए यहाँ पे तो आंदोलन और आसान थे करना।
इसी बीच हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। इंग्लैंड का महान कवि बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगा और संपूर्ण यूरोप यह चाहता था कि किसी तरह यूनान आजाद हो जाए, यूनान पर से तुर्की साम्राज्य का अंत हो। रूस भी यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। चूंकि पूरा यूरोप चाहता था कि यूनान आजाद रहे, यूनान आजाद हो, इसके लिए 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना और रूस की सेना तीनों मिलकर वह तीनों देशों की जो संयुक्त सेना थी वह मिलकर नावारिनों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हो गई और तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना आई। इस तरह से जब युद्ध चालू हुआ तो युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हो गई। फिर जब पराजित हो गई तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। यानी एड्रियानोपोल की संधि तुर्की के साथ हुई जिसमें तुर्की और मिस्र की सेना हार गई। हार जाने के बाद एड्रियानोपोल की संधि हुई और इसमें तुर्की को नाम मात्र की प्रभुता दी गई, नाम मात्र की उसको शासन दिया गया, जिसको इस संधि को यूनानी राष्ट्रवादियों ने मानने से इनकार कर दिया। इस पर थोड़ा बहुत रूस का भी कब्जा था। वह बैक साइड से यूनान पर राज करता था। यूनान पर थोड़ा बहुत प्रभाव था रूस का, इसलिए 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। इस तरह यूनान पर से जो रूस का प्रभाव था थोड़ा बहुत वह भी जाता रहा। आगे हम लोग जानेंगे हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान के बाद हंगरी, तो यूनान में आप लोग समझ गए कैसे राष्ट्रीयता की भावना उभरी। यूनान पर तुर्की का कब्जा था और संपूर्ण यूरोप चाहता था कि यूनान आजाद रहे, इसलिए 3 देश की सेना जिसमें रूस, इंग्लैंड और फ्रांस की सेना मिलकर तुर्की पर हमला कर दी, जिसके चलते तुर्की बुरी तरह पराजित हुआ और फिर एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा तुर्की को यूनान की शासन से बेदखल कर दिया गया और 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद तुर्की में भी आंदोलन चालू हो गए। तुर्की में आंदोलन का नेतृत्व कुसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। हंगरी में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा था, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा था, उसका नेतृत्व कुसुत और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। फ्रांस में लुई फिलिप का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। यानी फ्रांस में जब आंदोलन हुए थे तो इसका विशेष प्रभाव वह लुई फिलिप, चूंकि 1848 ईस्वी में फ्रांस का राजा था और यहाँ पे जब आंदोलन हुए तो हंगरी में भी राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो गए। जब 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस समय हंगरी में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। कुसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और कुसुत था वह ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। कुसुत के नेतृत्व में 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। तो यूनान के साथ साथ जो हंगरी था इसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए और कुसुत के नेतृत्व में यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए,
जिसके कारण जो है हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऑस्ट्रिया ने हंगरी की बहुत सारी बातें मान ली और हंगरी एक फ्री राष्ट्र हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। पोलैंड में भी राष्ट्रीय भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध, पोलैंड पर रूसी शासन का कब्जा था, रूस का कब्जा था और उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। लेकिन 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह, पोलैंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हुए, लेकिन इन्हें रूस के द्वारा कुचल दिया गया। इस तरह से पोलैंड का जो आंदोलन था वह सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बोहेमिया। बोहेमिया, इस पर ऑस्ट्रियाई शासन का कब्जा था। उसमें भी जो हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। जब हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तो यहाँ भी शुरू हो गए बोहेमिया में। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। जो यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हुआ था उसमें जो है फ्रांस कामयाब हो गया, इटली कामयाब हो गया, जर्मनी कामयाब हो गया, हंगरी कामयाब हो गया। हंगरी को भी सफलता मिल गई और यूनान को भी सफलता मिल गई, लेकिन पोलैंड को सफलता नहीं मिली। पोलैंड के आंदोलन को रूस के द्वारा कुचल दिया गया तथा बोहेमिया के आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा कुचल दिया गया। इस तरह से दो देश असफल हो गए, लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू रहे और बाद में दोनों देश जाकर स्वतंत्र हुए। यहाँ से ऑस्ट्रिया का कब्जा खत्म हुआ, यानी बोहेमिया से ऑस्ट्रिया का कब्जा खत्म हुआ बाद में जाकर, और पोलैंड से रूस का कब्जा जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था उसके हम परिणाम को जान लेते हैं, उसके रिजल्ट को जान लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और इसी समय से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो है उत्पन्न हुई, लेकिन इसका जो है वह ज्यादा व्यापक प्रभाव नेपोलियन के आक्रमण के समय हुआ था। नेपोलियन के आक्रमण के समय राष्ट्रवाद की भावना का लोगों में तेजी से विकास हुआ और वहीं से राष्ट्रवाद की भावना का उदय काफी तेजी से शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से जो है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना शुरू हुई और जिसके कारण जो है कई बड़े और छोटे राज्यों का उदय हुआ। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। बड़े यूरोपीय राज्यों जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। राष्ट्रवाद के कारण जो है बड़े देश जैसे जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, हंगरी में, यूनान में, बोहेमिया में सभी जगह जो है वह राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। यूरोप के राष्ट्रवाद के कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी, जिसमें कई अफ्रीकी देश जो है वहां भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए, वहां भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। उसके बाद भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इस तरह से पूरे विश्व में यूरोप के राष्ट्रवाद ने प्रभावित किया। पूरे विश्व को यूरोप का राष्ट्रवाद प्रभावित किया और पूरे विश्व में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चालू हो गए। भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना टीपू सुल्तान, और यह आखिर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अंग्रेजों से लोहा लेते लेते यह जो टीपू सुल्तान था वह शहीद हो गया। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था।
कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः सबसे पहले यूरोप को एवं फिर पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बहुत बड़े बदलाव के साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। इस तरह से यूरोप में जो जन्मी राष्ट्रवाद थी वह सबसे पहले यूरोप को प्रभावित किया और फिर भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। और 1857 की जो भारत की क्रांति थी वह यूरोप में राष्ट्रवाद की देन ही थी। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण ही भारत में क्रांति हुई। टीपू सुल्तान भी इसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के परिणाम के कारण ही कई देश स्वतंत्र हुए, बहुत सारे जो उपनिवेश थे वह स्वतंत्र हुए और पूरे विश्व को प्रभावित किया। यूरोप का राष्ट्रवाद पूरे विश्व को प्रभावित किया और पूरे विश्व के मानचित्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। Thanks for watching my video.